जरा सोचिए, पुलिस एक जज के सामने जाकर कहे, हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है, तो क्या हम बस आरोपी के दिमाग को केमिकली हैक कर लें? हाँ, मतलब सुनने में तो किसी किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये 2025 के अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले की एकदम असल सच्चाई है। सही कहा आपने। मामला एक लापता पत्नी और दहेज उत्पीड़न के आरोपों का था। हाँ, और एक बिल्कुल सामान्य सी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अचानक एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। जी, उन्होंने जमानत की सुनवाई ही टाल दी और पुलिस को ट्रूथ सीरम यानी नार्को एनालिसिस टेस्ट करने की इजाजत दे दी। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये तो बिना पासवर्ड के किसी इंसान के दिमाग में घुसपैठ करने जैसा है। हमारी आज की इस डीप डाइव का मिशन भी यही है, आधुनिक पुलिस जांच के तरीकों और हमारे मौलिक अधिकारों के बीच की ये जो बड़ी कानूनी जंग है। और ये जंग सिर्फ अदालतों की हाइलों तक सीमित नहीं है, ये सीधे तौर पर इंसान की गरिमा से जुड़ी है। लेकिन एक मिनट, ये ट्रूथ सीरम काम कैसे करता है? क्या कोई ऐसा जादुई इंजेक्शन है जो जो इंसान से सारा सच उगलवा ले? नहीं। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पूरी तरह से न्यूरोलॉजी है। अच्छा, तो विज्ञान है इसके पीछे। बिल्कुल। नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथॉल जैसी दवाएं दी जाती हैं। ये दवा हमारे दिमाग के उस हिस्से को सुन्न कर देती है जो सोच समझकर बोलने या झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। ओहो, इंसान आधी बेहोशी की हालत में आ जाता है। हाँ, और उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। और यहीं पर हमारा संविधान एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये सीधे तौर पर अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 23? यानी आत्म अपराध के खिलाफ अधिकार। जी, राज्य आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को अगवा करके आपसे ही आपके खिलाफ गवाही नहीं दिला सकता। सही बात है। कानूनी भाषा में इसे इच्छा शक्ति या वॉलेशन कहते हैं। बिना आपकी इच्छा के लिया गया कोई भी बयान अमान्य है, और जाहिर है यह अनुच्छेद 21 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी कुचलता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये तो जमानत की सुनवाई थी ना? अदालतें तो वहां सिर्फ ये तय करती हैं कि आरोपी को जेल में रखा जाए या बाहर। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। तो फिर वहां इस साइंटिफिक टेस्ट की बात कहां से आ गई? क्या किसी संगीन मामले को जल्दी सुलझाने के लिए राज्य द्वारा ऐसे शॉर्टकट लेना कभी भी सही ठहराया जा सकता है? नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इसी गलती को पकड़ा है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत की सुनवाई का दायरा बहुत सीमित होता है। अच्छा, सिर्फ भागने का जोखिम देखने के लिए? हाँ, जज को सिर्फ ये देखना होता है कि क्या आरोपी के भागने का जोखिम है या अपराध कितना गंभीर है। ये कोई मिनी ट्रायल नहीं है जहां पुलिस को फिशिंग एक्सपेडिशन या अंधेरे में तीर चलाने की इजाजत दे दें। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ, ठीक है, और मैं खुद पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हूँ कि भाई मेरा नार्को टेस्ट कर लो और मुझे इस मामले से बाहर निकालो। मेरा दिमाग है, मेरी मर्जी। तो स्वेच्छा से टेस्ट करवाने में क्या कानूनी दिक्कत है? दिक्कत ये है कि स्वेच्छा या मर्जी को साबित करना इतना आसान नहीं होता है। पुलिस दबाव डाल सकती है? बिल्कुल, ये कोई आपका पूर्ण अधिकार नहीं है कि आप जब चाहें टेस्ट करवा लें। इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के बड़े सख्त दिशा निर्देश हैं। ओह, तो कैसे होता है ये? आप किसी पुलिस स्टेशन के बंद कमरे में सहमति नहीं दे सकते। यह सहमति एक मजिस्ट्रेट के सामने आपके वकील की मौजूदगी में ही होनी चाहिए। अच्छा, तो मान लेते हैं कि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, मैंने खुशी खुशी टेस्ट करवाया और दवा के नशे में बोल दिया कि हाँ, हत्या का हथियार उस पेड़ के नीचे गाड़ा है। पुलिस वहां गई और हथियार मिल गया जी। तो क्या अब मैं सीधा जेल जाऊंगा? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई जहरीला पेड़ हो, आप उसका फल नहीं खा सकते, लेकिन उसके गिरे हुए पत्तों से रास्ता जरूर खोज सकते हैं। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और यहीं पर एविडेंस एक्ट या साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 तस्वीर में आती है। तो क्या कहता है कानून इस बारे में? कानूनी तर्क ये है कि दवा के प्रभाव में आपकी अपनी कोई चेतना या इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए नशे में बोला गया आपका वो बयान अदालत में रद्दी के बराबर है। ओहो, बयान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन उस बयान के आधार पर जो भौतिक सबूत मिला है ना, जैसे वो छिपा हुआ हथियार, उसे अदालत में पेश जरूर किया जा सकता है। तो क्या सिर्फ उस हथियार के आधार पर मुझे सजा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो हथियार केवल एक
एक पुष्टि करने वाला साक्ष्य है। अंग्रेजी में इसे corroborative एविडेंस कहते हैं। अच्छा, तो अकेले उसके दम पे सजा नहीं मिल सकती? जी, सिर्फ एक हथियार मिलने से कन्विक्शन नहीं हो सकता। पुलिस को उसे आपके साथ जोड़ने के लिए और भी ठोस सबूत चाहिए होंगे। ये तो कानूनी प्रणाली की एक बेहतरीन सुरक्षा परत है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव के व्यवहारिक निष्कर्षों को देखें, तो आम जनता पूरी तरह आश्वस्त रह सकती है कि उनका दिमाग कानूनी रूप से एकदम सुरक्षित है। बिल्कुल, पुलिस कभी भी जबरदस्ती नार्को या ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं कर सकती। और वकीलों व कानून के छात्रों के लिए भी संदेश साफ है। जमानत की सख्त सीमाएं हैं और स्वैच्छिक परीक्षणों से मिले सबूत अपने आप में सजा दिलाने के लिए काफी नहीं है। ये फैसला वाकई इस बात की एक बहुत ही शक्तिशाली याद दिलाता है कि हमारी न्याय प्रणाली आक्रामक राज्य शक्ति के ऊपर मानवीय गरिमा और उचित कानूनी प्रक्रिया को प्राथमिकता देती है। जी हाँ, सच्चाई की खोज जरूरी है, लेकिन इंसान की गरिमा की कीमत पर बिल्कुल नहीं। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं, चलते चलते जरा इस बारे में सोचिएगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट की दवाओं से हमारे दिमाग को हैक होने से बचा लिया। सही बात है। लेकिन अगर भविष्य में तकनीक इतनी विकसित हो जाए कि बिना किसी दवा या इंजेक्शन के केवल कोई मशीन बाहर से हमारे विचार पढ़ सके, बाप रे, ये तो डरावना है। तो क्या हमारे आज की ये संवैधानिक अधिकार कल हमारे दिमाग की निजता बचाने के लिए काफी होंगे? ये सोचने वाली बात है।